देखिए, फ्रांस के जो हालात हैं वो आप देख ही रहे, कैसे बीते 4 दिनों से नाहेल की हत्या के बाद से फ्रांस जल उठा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि फ्रांस को जला रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर फ्रांस की सरकार कर क्या रही है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों नहीं वहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो पा रहे हैं। और सवाल यह भी उठता है कि क्या जो फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ज्यादातर वहां पर माइनॉरिटीज हैं या फिर जो शरणार्थी हैं, जो कि चर्चाएं हैं और जो रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है, तो क्या भारत के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है जो फ्रांस में इस वक्त आग लगी हुई है। इस पर हम बात करते हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता जी, हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ समीर जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जयशंकर जी आपके पास आ रहा, जो फ्रांस में इस वक्त हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं और फ्रांस जैसे इतना ताकतवर देश, लेकिन फिर भी वहां पर काबू में नहीं आ पा रहे हालात, लगातार आग लगी हुई है, क्या वजह आपको लग रही है? जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए, वहाँ जिस ढंग से एक अल्जीरियाई मूल के बच्चे नाहिल की हत्या की गई, वो एक तरह से नस्लवादी हिंसा कही जा सकती है। लेकिन उसके विरोध में जिस ढंग की पूरे फ्रांस में जो उपद्रव, अशांति, हिंसा की घटनाएं होने लग गई हैं, कारें जलाई जा रहे हैं, वाहन जलाए जा रहे हैं, इमारतें जलाई जा रही हैं, ये और ज्यादा गलत है। आपको अगर विरोध करना है, पहली बात तो यह है कि जिस अधिकारी, जिस पुलिस वाले ने उसकी हत्या की थी नाहिल की, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है जी, उसको सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो बात तो यहाँ तक होनी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए थी। या फिर अगर नस्ली हिंसा का आपको विरोध करना है, क्योंकि वहां पर नस्लवादी होती है, हिंसा होती है, नस्लवादी नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, यूरोप के देशों में ये बात तय है। लेकिन उसका विरोध आप शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, अहिंसक ढंग से कर सकते हैं। हिंसा और उपद्रव कभी किसी बात का जवाब नहीं हो सकता। ठीक है रामकृपाल जी, ये जो बात कही है कि देखिए, जो 38 साल का पुलिसकर्मी, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सस्पेंड उसको किया जा चुका है, और साथ साथ जो खुद नाहिल की मां है, नाहिल की मां की तरफ से भी कहा गया कि सिर्फ एक पुलिसकर्मी था जो इसके लिए जिम्मेदार था। इस तरह से सभी पुलिसकर्मियों के लिए कहना वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है, फिर वो कौन लोग हैं? क्या वो कोई गहरी साजिश हो सकती है जिसके तहत आज फ्रांस जल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा? देखिए करुणा जी, मैं अगर साफ कहूं, ये नाहिल वाला जो मामला है वो एक, आप यूं समझिए कि बारूद बिछा हुआ है, उसमें एक तीली कहीं से फेंक दी गई है। मैं मानता हूं जो हुआ दुखद है, लेकिन आप उसके तमाम पहलू को देखिए। एक माइनर है, पहली बात तो माइनर के लाइसेंस नहीं है। हाँ। उस पेरेंट्स को बताइए कि जो उसको इतनी बड़ी स्पोर्ट्स कार दे रहे हैं, ऐसी घटनाएं बहुत जगह पे हो जाती हैं। देखिए एक्चुअल क्या है इसके पीछे, 2 कारण हैं और दोनों पक्ष की बात है। एक तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक अभी भी आप समझिए कि सिद्धांत रूप में रेसिज्म हट चुका है, लेकिन असली जीवन में कहीं ना कहीं वो व्यवहार में भी है। और दूसरी बात कि ये जो भी शरणार्थी जा रहे हैं, ये जाते तो हैं शरणार्थी बन करके, लेकिन अपनी धार्मिक कट्टरता को वो अपने साथ जिंदा रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो चाहे जिस भी देश में जाए, वहां की जो मेजॉरिटी है, वहां का जो संविधान है, वो उनके पर्सनल विश्वास में, उनकी धार्मिक कट्टरता में कहीं दखल न दे। ये सारा झगड़ा यूरोप में इस बात का है। अब आप देखिए, लंदन में ये चीज हो रही है, और ये यूरोप जो कभी भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकली थी 1789 में, तब से लेकर के यूरोप समझता है कि पूरी दुनिया को मानवाधिकार सिर्फ हमने दिया है। और इस चक्कर में वो क्या होता है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? नहीं, इसलिए बता रहा हूं, अपने ही घर में जब आपके ऊपर पड़ती है, जब तक आपके ऊपर नहीं पड़ती थी तब तक दुनिया में, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जब हम कहते हैं कि यह आतंकवाद, देखिए धार्मिक आतंकवाद हो या चाहे किसी और आतंकवादी जो हमारे यहाँ है, आप अमूमन देख लीजिए तो उसमें कहीं कहीं रिलीजन एक रोल प्ले कर रहा है। जब हम ये बात कहते हैं तब आप कहते थे कि अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद। अब जब आप पर पड़ रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैक्रॉन कह रहे हैं सोशल मीडिया है, फलाना है। अरे भाई, सोशल मीडिया तो आप ही लोगों की दी हुई चीज है, ये चाहे यूरोप और अमेरिका की दी हुई चीज है। तो आपको अगर इतना पता था तो फिर इसका इलाज ढूंढ लेते। ठीक है, इसका इलाज देखिए है, एक तो
उन आबादी का जहां से ये सो कॉल्ड यूरोपियन गोरी चमड़ी वाले ये रेसिस्ट अप्रोच अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कम करें। और दूसरी बात, जो शरणार्थी होके जा रहा है वो इस बात को समझे, जैसे पुतिन ने साफ साफ कहा, पुतिन ने कहा कि आप रूस में आए हो, आपकी जरूरत थी, हमने आपको नहीं बुलाया। और एक बात का ख्याल रख लेना कि रशियन कल्चर है, रशियन संविधान है, अगर आप ये सोचोगे कभी कि इसको आपके नाते बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, आपको रहना है इस देश में, रहिए, नहीं चले जाइए सर। ये unless and until this policy यूरोप जब तक नहीं अपनाता और गोरी चमड़ी वाले भी जब तक रहन सहन चंदन जी का फोन काले बुरे का भेद नहीं खत्म करते, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहे। समीर सर, देखिए शरणार्थियों का जिक्र किया गया, हालांकि समझ लिया फ्रांस में तो हो क्या रहा है, ये सब समझ लिया हमने, लेकिन शरणार्थियों का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी है, खासतौर पर जो बांग्लादेश का जिक्र करे या म्यांमार का जिक्र करे, जो रोहिंग्यास के जिक्र करे, तो क्या कभी ये भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए साबित हो सकते हैं क्या, जो आज फ्रांस की तस्वीर हम देख रहे हैं, और हमें अब सचेत होना चाहिए? देखिए, जो फ्रांस में जो हो रहा है वो सिर्फ भारत के लिए एक संदेश नहीं छुपा है, पूरी दुनिया के लिए संदेश छुपा हुआ है उसके अंदर, कि आज जो फ्रांस जिस घटना से और जिस बड़ी आपदा से गुजर रहा है, आने वाले समय में दूसरे देश भी गुजर सकते हैं। इसलिए फ्रांस को देखते हुए समय रहते उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है इसके कारण भारत के अंदर एनआरसी भी बहुत जल्दी आना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत जल्दी आना चाहिए। देखिए, फ्रांस ने जिन लोगों को जमीन मुहैया कराई अपने रहने के लिए, आज वो लोग उसी जमीन को रक्त कर रहे हैं और बड़ी हिंसा का तांडव नृत्य कर रहे हैं। मुझे लग रहा है भारत के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें समय रहकर सुधर जाना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हमें अपने जगह देना है और कब तक के लिए जगह देना है। ठीक है, तिब्बत के लोगों को हम शरणार्थी कह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आ रहे हैं, जो बांग्लादेश में आके, बिहार में आके, दूसरी जगह रह के अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवा लेते हैं और किसी पार्टी के एक मतदाता बनकर वो कुछ स्थायी निवास बनने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जो देश के सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। वोट बैंक यानी कि फ्रांस से सीख लेकर पहले अब कड़े कदम उठा लेने चाहिए, बड़े फैसले लेने की जरूरत है। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए फ्रांस के हालात और कैसे उसको हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके देखा है, इस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।